महादेव KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह की बात की जाए तो ये पिछले एपिसोड में जो कि मैंने आपको बता रखा है कि इनके पिता का नाम राणा सांगा था और माँ का नाम कर्मावती था। इनके बड़े भाई का नाम विक्रमादित्य था, जिनकी हत्या किसने कर दी थी? बनवीर ने। किसने कर दी थी? बनवीर ने। ये पिछले एपिसोड की मैं कुछ झलक के आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके और इनके प्राणों की क्या की थी? रक्षा की। वो इसे पहले प्रतापगढ़ लेके जाती है, फिर उसके बाद में वागड़ में डूंगरपुर लेके जाती है, लेकिन कोई भी आदमी इसको शरण देने के लिए तैयार नहीं था। तो अंत में पन्नाधाय इसे कुंभलगढ़ लेके जाती है और कुंभलगढ़ का जो किलेदार था आशा देवपुरा, क्या नाम था? आशा देवपुरा ने इसको शरण दी। बोला मैं इसको शरण देता हूँ, मैं इसकी रक्षा करूँगा। इसको पालते हैं, धीरे धीरे बड़ा करते हैं। यह घटना 1536 की थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था तो पन्नाधाय क्या करती है कि ये अपना राजस्थान है, राजस्थान में ये मेवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ में कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद ये किला। और चित्तौड़गढ़ जो किला है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो यहाँ पे तो कौन था? चित्तौड़गढ़ के किले में तो कौन था? बनवीर। कौन था? बनवीर। इनका हत्यारा जो बनवीर था वो था। और राजसमंद में कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह। तो पन्नाधाय सभी को बताती है भाई उदय सिंह जिंदा है। तो सरदार इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि पन्नाधाय अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहती है, क्योंकि उदय सिंह तो मर चुका है पहले ही। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि उदय सिंह का जो ज़्यादातर लालन पालन हुआ था वो उसके ननिहाल में हुआ था, यानी हाड़ा चौहानों के पास, यहाँ सूरजमल हाड़ा के पास ही रहा था, अपने मामा जी के पास। क्योंकि कर्मावती ने जब वो जीवित थे राणा सांगा तो 1528 में उन्होंने क्या कर दिया था कि अपनी एक जागीर दे दी थी रणथंबोर। रणथंबोर जागीर किसको दे दी थी? कर्मावती को दे दी थी। किसको दे दी थी? कर्मावती। कर्मावती यानी इनकी माँ को दे दी थी। और कर्मावती के ये दो बच्चे थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम क्या था? उदय सिंह। तो इनको जागीर दे दी थी। और ये जो रणथंबोर पड़ता था ये बूंदी के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? बूंदी के ऊपर। और बूंदी किसका ससुराल था? कर्मावती का। वो सॉरी पीहर किसका था? कर्मावती का। तो यहाँ पे उदय सिंह का लालन पालन हुआ था, इसलिए किसी को पता भी नहीं था। तो सरदारों ने जब उस पर शंका की तो पन्ना ने उदय सिंह के ननिहाल से उनके मामा के भाइयों को बुलाया। उनके मामा जी जो सूरजमल हाड़ा थे उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, उन्हें अहेरिया वहेरिया एक आखेट गेम होता है वो खेलते हुए इनके बड़े भाई जिनका नाम था रतन सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार वो आते हैं और वो पुष्टि कर देते हैं कि साहब ये उदय सिंह ही है और ये हमारा भाणजा ही है। और सभी सरदारों को ये भरोसा हो गया कि ये उदय सिंह है। तब उन्होंने क्या किया कि उदय सिंह के पास धीरे धीरे 1540 तक ये धीरे धीरे निकल के यहाँ से निकल के आते हैं। 1536 में निकलना चालू हो जाते हैं। 1537, 37, 38, 39, 40 पूरे सरदार लगभग इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो ये, तो धीरे धीरे उदय सिंह मजबूत होता जाता है। दूसरा क्या होता है कि उदय सिंह का जो विवाह होता है वो होता है जयंताबाई से। किससे होता है? जयंताबाई। जयंताबाई सोनगरा जो थी वो अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो उस समय सबसे शक्तिशाली शासक था अखेराज सोनगरा। जालोर पाली के क्षेत्र में राज्य कर रहा था। तो उसने अपने बेटे का विवाह किसके साथ कर दिया? उदय सिंह के साथ। उदय सिंह के साथ कर दिया। तो अब देखो, अभी तक तो वो राजा, अभी जो एक बालक था, धीरे धीरे उसके साथ एक तो सामंत जुड़ गए। क्या जुड़ गए? सामंत।
और दूसरी ओर उससे कौन जुड़ने लगे, राजा भी जुड़ने लगे, तो राजा भी उसकी शक्तियां बढ़ रही है। आखिर राज सोनगरा का विवाह हुआ था ग्वालियर में, और ग्वालियर का जो शासक था उसका नाम था रामशाह तंवर। कौन सा तंवर, रामशाह तंवर। रामशाह तंवर इसका साला था, किसका, आखिर सोनगर इसका साला था। यानी जयंता बाई का मामा कौन था, रामशाह तंवर। तो रामशाह तंवर भी इसका सहयोगी बन गया, ठीक है। दूसरी ओर जो मालदेव था, मारवाड़ का शासक कौन था, मालदेव। मालदेव ने इनके पिता के साथ युद्ध में भाग लिया था, उदय सिंह के पिता के साथ युद्ध में भाग लिया था, खानवा के मैदान में लिया था, तो वो भी किसका सहयोगी बन गया, उदय सिंह का। तो 3 तो राजा सीधे सहयोगी बन गए इसके, सामंत इसके पास थे। तो इन्होंने क्या किया, 1540 में बनवीर से युद्ध किया, और बनवीर से जो युद्ध किया उसका नाम है मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध, मावली का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मावली के युद्ध में उन्होंने बनवीर को पराजित किया, और पराजित करके और चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया। अब देखो, अभी तक तो ये कहाँ पे रहते थे, कुंभलगढ़ किले में, राजसमंद में, और अब इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़गढ़। तो अब इनकी राजधानी क्या हो गई, चित्तौड़गढ़। तो 1540 से लेके और 1559 तक इनकी राजधानी कौन सी रही थी, चित्तौड़गढ़। इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ रही थी। फिर 1559 में इन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। कौन से शहर की स्थापना की थी, उदयपुर शहर की स्थापना की थी। और उदयपुर शहर के पास में ही उन्होंने उदय सागर झील का निर्माण कराया था। कौन सी झील का निर्माण कराया था, उदय सागर झील का निर्माण कराया था। और उदय सागर झील का निर्माण करवा के और वहां पे मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। कौन से महलों का निर्माण कराया, मोती मगरी महलों का निर्माण कराया। और ये जो महल है वहाँ पे ये जो मेवाड़ के राणा थे उनका निवास स्थान हुआ करता था। मेवाड़ के राणाओं का निवास स्थान कौन सा था, मोती मगरी के महल। अब इस युद्ध में हार के बनवीर जो है वो दक्षिण भारत की तरफ चला जाता है, महाराष्ट्र की तरफ चला गया, उसका किस्सा खत्म। और राजा कौन बन गया, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह का उदय काल यहीं से चालू होता है। और इनके 1540 में एक पुत्र होता है, इतिहास का सबसे वीर अजय योद्धा, 9 मई 1540 को पैदा होता है। कौन, महाराणा प्रताप। कौन पैदा होता है, महाराणा प्रताप। देखो ये एक डेट ऑफ बर्थ है जन्मदिन की जो आपको याद रखनी पड़ेगी, 9 मई, क्योंकि प्रताप जयंती भी मनाते हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो महाराणा प्रताप की जयंती आपको याद रखना, 9 मई 1540 में ही पिता को वापस चित्तौड़गढ़ किले मिला, और 1540 में किसका जन्म हुआ, इसका मतलब महाराणा प्रताप क्या था, लक्की था। ठीक, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ये राजा बना तो उस समय, अब दिल्ली के सुल्तानों की बात करते हैं। उस समय दिल्ली का सुल्तान था शेरशाह सूरी। कौन था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया, कहां पे, चित्तौड़गढ़ पे। कहां पे आक्रमण कर दिया, चित्तौड़गढ़। अब देखो शेरशाह सूरी यहां दिल्ली से आएगा, ये भारत का नक्शा है मान लीजिए, दिल्ली से आएगा। तो दिल्ली से जब आता है तो यहाँ पे ये अपना राजस्थान है ही, राजस्थान है। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा किला आएगा, सबसे बड़ा किला कौन सा आएगा, अजमेर। कौन सा किला आएगा, अजमेर। तो अजमेर के किले को इन्होंने 1542 में जीत लिया। और 1542 में जब इन्होंने जीत लिया तो इसके समझ में आ गया कि बेटा अगर इन्होंने इसको जीत लिया तो अपने को आसानी से जीत लेगा। तो वो जब आगे बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, बढ़िया अच्छे तरीके से टेंट वेंट लगा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी अच्छी तरीके से। शेरशाह सूरी के सैनिक आए, टेंट में खाना वाना खाए, बढ़िया बैठ गए। बोले यार ये व्यवस्था किसने की हमारे लिए। बोला कि साहब वो दोनों इकट्ठ, वो महाराणा उदय सिंह के जो सेनापति थे वो आए कि साहब हमने की है। बोला आप कौन हो, बोला हम उदय सिंह के मंत्री हैं। तो आपने ये व्यवस्था क्यों की है कि साहब आप कहाँ जा रहे हो, कि हम चित्तौड़ पे आक्रमण करने जा रहे हैं, कि ये लोग किले की चाबियाँ। तो उन्होंने बिना लड़े ही किले की चाबियाँ किसको सौंप दी, शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को बिना लड़े ही 1543 में उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले की चाबियाँ सौंप दी। कौन से किले की चाबियाँ सौंप दी, चित्तौड़गढ़ के किले की। और चित्तौड़गढ़ के किले की जो चाबियाँ सौंपी, ये उसके इतिहास पर एक, उसके जो जीवन है उस पर कलंक माना जाता है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं
कि कितना, अगर राणा सांगा, इनके पिता का नाम क्या था? राणा सांगा, इनके बड़े भाई का नाम विक्रमादित्य, राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच, राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच उदय सिंह पैदा ही ना होता, उदय सिंह पैदा ही ना होता तो मेवाड़ का इतिहास और उज्जवल होता। एक बात तो ये कहते हैं, और दूसरी जगह फिर वो जिक्र करते हैं कि अगर मेवाड़ के इतिहास से उदय सिंह और कृष्णा कुमारी विवाद को हटा दिया जाए तो उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। कौन से अक्षरों में? सोना का अक्षर में लिखा जाना योग्य है। क्यों है? क्योंकि उदय सिंह जो था वो कायर शासक मानता है, कर्नल जेम्स टोड उसे कायर शासक मानता है, जबकि ऐसा नहीं है, एक ही पक्ष है कायर शासक मानना, क्योंकि उस टाइम ऐसी स्थितियां थी, इसके पिता के बाद में मेवाड़ का पतन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे रोकना था इस बात को। अब देखो 1543 में चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लेते हैं, यहाँ पे खवास खान को नियुक्त कर देता है, कौन? शेरशाह सूरी, और वापस चला जाता है। अब जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार हो जाता है तो इसके बाद में 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1545। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो महाराणा जो उदय सिंह था वो आक्रमण करता है और खवास खान को चित्तौड़गढ़ के किले से हरा के और वापस अधिकार कर लेता है। पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज एक और देखो, इसका खास सहयोगी जो था वो उदय सिंह का खास सहयोगी था मारवाड़ का शासक मालदेव, मारवाड़ का शासक मालदेव। लेकिन मालदेव शुरू में राजा बना था, बहुत अच्छा राजा बना था, लेकिन बाद में इसकी महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल हो गई थी। तो मालदेव और इनके बीच एक युद्ध लड़ा जाता है 1557 में, जिसका नाम है हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का। हरमाड़ा पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और ये हरमाड़ा का ये जो युद्ध लड़ा जाता है वो अजमेर, चूंकि अजमेर के ऊपर उस समय मालदेव का अधिकार था। किसका अधिकार था? मालदेव। तो अजमेर का जो वो था सेनापति था उसका, और इनके मध्य युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में, इस युद्ध का कारण ये बताया जाता है, वास्तविक कारण यहाँ उदयपुर में एक सरदार था जिसका नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह और उदय सिंह के बीच में कोई बात को लेके विवाद हो जाता है। जैत्र सिंह और उदय सिंह को लेके क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तो जैत्र सिंह यहाँ से छोड़ के और मालदेव के पास चला जाता है, मारवाड़ में चला जाता है। जैत्र सिंह उदय सिंह को छोड़ के कहाँ चला जाता है? मारवाड़ में। मारवाड़ में जब जाता है तो मालदेव बड़ा खुश होता है कि दुश्मन के घर से आया तो तू अपना मित्र है, मैं तेरे को शरण दूंगा, रक्षा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसको बलजात खैरवा की जागीर दे दी। कहाँ की जागीर दे दी? बलजात खैर। ये एक जगह पड़ती है, आपको याद नहीं रखना, खैर याद रह जाए तो ठीक है। बलजात खैरवा की जागीर दे दी, बोला आप यहाँ के जागीरदार हो, आराम से रहो। अब इसके देखो, जैत्र सिंह के दो लड़कियां थी। बड़ी लड़की का नाम था स्वरूप दे और छोटी लड़की का नाम था कंवर दे। तो एक दिन मालदेव घूमने आया था, मालदेव घूमने आया तो उसकी नज़र बड़ी वाली लड़की पड़ गई स्वरूप दे पे। तो उन्होंने कहा कि साहब जैत्र सिंह जी, आपकी बच्ची का मेरे साथ कन्यादान कर दो। जैत्र सिंह ने सोचा यार अपनी बेटी है, क्या दिक्कत है, कर देते हैं, अच्छा राजा है। तो स्वरूप दे का विवाह किसके साथ कर दिया? मालदेव के साथ। अब मालदेव के साथ कर दिया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन फिर जैसे 10-5 दिन गुजरे और वो शादी के बाद में चावल खाने के लिए आते हैं, और चावल खाने आते हैं तो मालदेव चावल खाने आया तो उसकी जो साड़ी थी, छोटी वाली साड़ी का क्या नाम था? कंवर दे। तो वो चावल वावड़ खाते हैं तो जूते उते छिपा लेते हैं, तो जूते उते छिपा ली तो क्या छिपाया? उसका दिल ही छुपा लिया। मालदेव का दिल किस पे आ गया? कंवर दे पे। तो उसने कहा कि जैत्र सिंह जी, अभी छोटी वाली जो है इसका दूसरी जगह कहाँ विवाह करोगे आप?
समझ रहे हो? तो इस बात से जयद्रथ सिंह बड़ा अपमानित महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि समाज में उसकी बात होने लगी कि अरे एक बेटी को तो पहले ब्याह कर दिया और दूसरी बेटी को फिर लेके जा रहा है। मतलब ये लगने लगा कि बेटी दे के उन्होंने जागीर ली है। तो इस बात से वो बड़ा आहत हुआ। उसने कहा कि ठीक है साहब, अगर आप हुक्म, आपका आदेश है तो अगली बार आ जाना आप बारात लेके। 15 दिन बाद में चांद निकलेगा, तब आप रामनवमी को फेरे कर देंगे अपने, आप तब तक ठीक है साहब। मालदेव चला गया और इसने रातों रात अपने जो भी सामान था इकट्ठा किया और रातों रात कहाँ पे आ गया? अजमेर आ गया, वो सॉरी उदयपुर आ गया। उसने सोचा यार इससे बढ़िया तो ये था, ये तो बिल्कुल गया वित्तीय आदमी है, इसको तो कोई शर्म नहीं है, लाज शर्म नहीं है। एक लड़की को लेके गया है और दूसरी को फिर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे आके उसको पता था कि अब ये स्थितियाँ बन गई हैं कि उसने एक राजा के ऊपर अंगुली उठा दी है, तो अपनी लड़की सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने आके और अपनी छोटी वाली लड़की कंवरदे का विवाह तय कर दिया। किसके साथ? उदय सिंह के साथ। किसके साथ तय कर दिया? उदय सिंह के साथ। उदय सिंह के साथ शादी होगी। उदय सिंह के काफ़ी पत्नियां थी, ऐसे कहते हैं इनके 20 रानियां और 25 पुत्र थे, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो उदय सिंह के साथ कर दिया। उदय सिंह ने जो इनकी बड़ी रानी थी जयंताबाई सोनगरा, जयंताबाई सोनगरा को कुंभलगढ़ के किले में छोड़ दिया था। जयंताबाई सोनगरा और ये जो अपना महाराणा प्रताप था, इसका लालन पालन कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, जबकि वो खुद कहाँ पे आ गया था? चित्तौड़गढ़ के किले में। कभी कभी खर्चा पानी मांगने के लिए चले जाते थे, ये दूर दूर ही रहते थे क्योंकि 20 पत्नियां थी। ये तो पत्नियां हैं, अगर वो पत्नियों और खेलों की इनकी बात की जाए तो उनकी गणना नहीं है। तो वापस आओ। तो अभी क्या होता है कि इस बात को लेकर मालदेव अपने आप को अपमानित महसूस करता है। वो देखता है यार मैंने इसकी सहायता की राज्य दिलाने में, और ये है कि अपने मेरे शत्रु को क्या दे रहा है? मेरी जो साड़ी है उसे विवाह कर रहा है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ता है और लास्ट में एक युद्ध लड़ा जाता है 1557 में, जिसे कहते हैं हरमाड़ा का युद्ध। देखो कोई भी युद्ध जो लड़ा जाता है वो जिस क्षेत्र में लड़ा जाता है उस नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे हरमाड़ा का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि हरमाड़ा में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि खानवा में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहते हैं? हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। हरमाड़ा कहाँ है? अजमेर में। बात समझ आएगी? आपको यह पता होना चाहिए बस। जैसे शाहपुरा का युद्ध कहाँ पे लड़ा जाएगा? शाहपुरा में। समझ आएगा? तो इस प्रकार ये अब देखो हरमाड़ा के युद्ध के बाद में एक घटना मैंने आपको पहले बता दी। 1559 में इन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी, और ये कहते हैं कि इनके पुत्र हुआ था, इनके एक पोता हुआ था, इनके पोते का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह पैदा हुआ था, तो उसका कोई बाड़ जड़ूला उड़ूला उतराने के लिए गए थे इधर उदयपुर में। नागदा में वो एक लिंगनाथ जी का मंदिर है ही, तो वहाँ पे उतराने के लिए गए थे जड़ूला। वहाँ पे शिकार उकार खेलने लगे उदय सिंह, तो उसको वो ज़मीन बड़ी पसंद आई, तो वहीं पे उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। उदय सागर झील का निर्माण कराया और मोती मगरी के महलों का निर्माण कराया। तो ये मोती मगरी के महलों में तो वहाँ के राजा लोग रहते हैं, तो उनकी राजधानी देखो, पहले तो कुंभलगढ़ से तो वो कहाँ गया था? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ से कहाँ चला गया वो? उदयपुर। तो उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह। क्लियर? यहाँ तक अपना हो चुका। अब आगे देखो। अब इसके बाद में उदय सिंह जो था उसका जीवन कार्य धीरे धीरे आगे चल रहा था, और इसके जीवन के ऊपर एक अगली घटना आती है, और वह था अगले बादशाह, दिल्ली के अगले बादशाह जो मुगल बादशाह था, इसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। अकबर का आक्रमण होता है, और अकबर का आक्रमण होता है 1567-68 में। कब होता है? 1567-68 में। अकबर का आक्रमण चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर जब आक्रमण करता है, तो अब ये स्थितियां थी कि अब उसका अकबर का सामना किया जाए। तो अकबर ने क्या किया था कि इससे पहले मेड़ता को जीत लिया था, और ये 1564 में इन्होंने मेड़ता को जीत लिया था। 1562 में इन्होंने मेड़ता पे जीत लिया था, और मेड़ता को जीतने के बाद में इन्होंने कहाँ पे आक्रमण कर दिया था? चित्तौड़गढ़ पे। अजमेर मेड़ता इनको जीतने के बाद में चित्तौड़गढ़ पे आ गया था। अब देखो यहाँ पे जीतने के
यहाँ पे जो आक्रमण कर रहा है 1567-68 में अकबर, तो इससे पहले ही उसने मारवाड़ को भी जीत लिया था। मारवाड़ को उन्होंने कब जीता था? 1564 को। मेड़ता को कब जीता था? 1562 में। और उसके बाद में 1567-68 की घटनाक्रम चल रही है। ठीक है, अब देखो मारवाड़ का राजा तो कौन था? राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन। अच्छा, दूसरी बात है मेड़ता का राजा कौन था? जयमल मेड़तिया। कौन था? जयमल मेड़तिया। तो जयमल मेड़तिया यहां से हार के और इसकी सेवा में आ जाता है, उदय सिंह की सेवा में। बोले साहब हमारे को तो नौकरी करनी है, कहीं भी नौकरी कर लेंगे। तो ये इसको सूबेदार बना देता है और यहाँ पे इसको तैनात कर लेता है। अब 1567-68 में अकबर आक्रमण करता है, तो ये सोचते हैं कि यार अपने इस किले को खाली करके और दूसरी जगह चले जाते हैं। मंत्रियों ने ये सलाह दी कि देखो साहब, अगर आपके ऊपर आक्रमण करेंगे तो आप फिर मारे जाओगे, और बड़ी मुश्किल से चित्तौड़गढ़ का किला मिला है। अगर आप जान है तो क्या है? जहान है, फिर दोबारा जीत लेंगे किले को, किले का क्या है। तो उन्होंने देखा कि चलो ठीक है साहब, चित्तौड़ का किला किसको सौंपे? तो चित्तौड़ का किला सौंपा गया एक तो जयमल मेड़तिया को। किसको सौंपा गया? जयमल। और एक था पत्ता, जिसे कहते हैं फत्ता सिसोदिया, फतेह सिंह सिसोदिया, फतेह सिंह चुंडावत कह दो या सिसोदिया। इन दो को सौंपा। जयमल मेड़तिया कहां का था? मेड़ता का, मेड़ता नागौर का। ठीक है, और फतेह सिंह सिसोदिया बटोट परगना था, मेवाड़ में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजसमंद। तो यहाँ का किलेदार था, यहाँ का सूबेदार था। इन दोनों को सौंपा। इन दोनों को क्यों सौंपा? इन दोनों के कनेक्शन था। जयमल का जीजाजी था ये। जयमल के जीजाजी का क्या नाम था? पत्ता या फतेह सिंह सिसोदिया। और उसकी बहन का नाम था फूल कंवर। कौन सी कंवर? फूल कंवर। जयमल मेड़तिया की। ठीक है, अच्छा जयमल मेड़तिया की बात की जाए तो जयमल मेड़तिया की चाचा की लड़की का नाम मीराबाई था। क्या नाम था? तो मीराबाई जो थी वो महाराणा उदय सिंह के बड़े भाई भोजराज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भोजराज। तो देखो राणा सांगा के कितने बेटे थे? राणा सांगा का कार्यकाल था 1509 से 28। उनके बड़े बड़े बेटे का क्या नाम था? भोजराज की पत्नी का क्या नाम था? मीराबाई। दूसरे बेटे का क्या नाम था? रतन सिंह। तो राणा सांगा के बाद में राजा कौन बना था? रतन सिंह। 1528 से 31 में अहेरिया बेहरिया खेलते हुए समय इसकी मृत्यु हो गई। सूर्यनाटा ने इसकी हत्या कर दी। तीसरा राजा कौन बना? विक्रमादित्य। 31 से लेके 36, और 36 से 40 तक बनवीर बना था, दासी पुत्र था। और फिर उसके बाद में कौन बना? महाराणा उदय सिंह। तो ये इसके बड़े भाई भोजराज की पत्नी का चाचा का लड़का था। ठीक है, कौन? जयमल मेड़तिया। तो जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया, इन दोनों को चित्तौड़ का किला सौंपा और ये खुद गिरवा की पहाड़ियों में चला गया, पूरे परिवार को लेकर चला गया। अब ये दोनों जने किले की रक्षा करने लग जाते हैं। उधर जो था अकबर अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पहुंच जाता है और चित्तौड़ के किले के चारों तरफ क्या डाल देता है? डेरा डाल देता है। अब साहब रोज आक्रमण करता अकबर रोज आक्रमण करता और किला अपने आप ही वापस दूसरे दिन एकदम सही अवस्था में मिलता। अकबर दूरबीन से देखता, बेटा यार ये कल तो मैंने बुर्ज ढा दी थी नीचे, ये वापस कैसे हो गई? तो अकबर उसने कहा कि साहब कोई जादू वादू हो रहा है वहां पे, अपने आप ही दीवारें वापस बन जाती है। आप किला ढाते हो, एक गोला फेंका, दीवार टूटी, फिर दूसरे दिन खड़ी हो जाती थी। यार ये दीवार तो मैंने कल तोड़ दी थी, फिर कैसे खड़ी होगी? अकबर रात को बैठ गया दूरबीन लेके, देखने लग गया, देखे दीवार अपने आप कैसे बढ़ती है। तो रात को देखा, इधर जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया प्लस्तर करने तगारी लेके जाते थे, बाटे वाटे लगा के वापस प्लस्तर करके वैसे के वैसे एक्यूरेट कर देते जैसे कि जैसे सुबह तोड़ा जाता था। तो रात को किले की क्या कर देते थे? मरम्मत। उसने देखा बेटा ये मामला है, अपने को इस तरीके से धोखा दिया जा रहा है। रात की रात लगा के मसाला तैयार कर रहे हैं, किसको? दीवार को, और सुबह वो तोड़ रहा है और रात को तैयार कर रहे हैं। अब वहां पे अकबर अपनी बंदूक लेके बैठ गया। उसके बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे मोटे एग्जाम में। अकबर की बंदूक का क्या नाम था? संग्राम। बंदूक लेके बैठ गया, भाई अब की बार आने दे। अब की बार जयमल मेड़तिया जैसे आया, वो बावरे वाली जो होती है ना, दुन्ना वाली बंदूक देखिए ना पुरानी वाली,
वो इतनी लंबी होती है, पूरा तगड़ा तरीके से निशाना लगाया, और वो जब बंदूक जाती है ना तो पीछे से फाड़ के निकलती है। आगे से तो घुसी तो छोटा सा छेद होता है, पीछे से एकदम इतना फाड़ के निकलती है वो, ठीक है। तो उसका पूरा पैर साफ रखे, तारन मारो, अरे मार दिया, अरे मार दिया। वहीं बैठ गया बेचारा, क्या करता, पैर के पट्टी उट्टी की, उधर खाने पीने का सामान खत्म, और वो लंगड़ा और हो गया। अब देख लो, अभी तो और भी मामला चल सकता था महीने 2 महीने, लेकिन अब उसका दिमाग खराब हो रहा है। अब दूसरी तरफ देखो, अकबर अब उस किले को जीतना कोई आसान तो था नहीं। चित्तौड़गढ़ के किले को कैसे जीत ले, ऐसे कोई छोटी मोटी बात है कि चित्तौड़गढ़ किले को जीत ले। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता है। वो तो तभी हार सकता है आदमी जब किले के दरवाजे खोल दे, उसके पास कोई वो चारा ना रहे। 2, 4, 6 महीने में किले के अंदर क्या होता है कि रसद आपूर्ति की तो कमी हो जाती है, भोजन पानी की कमी हो जाती है, इसलिए वो किले के दरवाजे खोल देते थे। नहीं, दरवाजे के अंदर बैठ रहे कोई दिक्कत नहीं। और दरवाजे के अंदर भी ऐसे नहीं, सबसे बड़ा आवासीय किला है, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग उसी किले में रहते हैं। समझ आएगा, कत्ताग लोग ऋषि जी जमाना में 30-40 हजार लोग था, उस जमाने में 30-40 हजार लोग थे। देख लो, तो अब तो 1-2 लाख लोग रहते होंगे, तो 30-40 हजार लोग वहां पे थे, उपस्थित थे उस किले के। फिर मुझे 30-40 हजार लोग, आपने सापरा का किला में तो तादमी रहेगा, उसकी किला छोटा है अपना किला, मान लो पूरे अपने सापरा के चारों तरफ बाउंड्री डाल लो, एक तो इधर ये हो जाए, क्या बोलते हैं, इधर के पर्वतों में, सारे पर्वतों में ऊंची ऊंची दीवारें कर दो, समझा गए, और दरवाजे लगा दो, और अंदर लोग रह जाएंगे। सापरा में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, खेती भी हो सकती है, सब चीज हो सकती है, बस वहां रह जाए। ऐसे थोड़ी किला कोई छोटा सा मकान बना दिया, ये मकान है, किलों में मकान में अंतर होता है, ठीक है। तो अब उनके पास खाने पीने का रसद आपूर्ति भी खत्म हो गई। दूसरी तरफ अब अकबर भी थक गए एकदम, तो अकबर ने मैसेज भेजा, बोला कि किले का बार किसके ऊपर है, कि बोला जयमल मेड़तिया के ऊपर। अरे यार, होगा जयमल मेड़तिया, हमने जो मेड़ता छीना वही है क्या, कि जहां साहब वो का वही है। बोला यार ये तो मामला गड़बड़ है, तो फिर तो फोन नंबर लगाओ उसके। अकबर के पास थे फोन नंबर, उसकी डायरी थी, उसने लगाया, बोला जयमल मेड़तिया को, बोला क्या कर रहे हैं, कि साहब क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपने तो मेरे को भगा दिया वहां से। बोला कि यार इतनी सी बात को दिल पे ले गया तू, कोई बात नहीं, तेरा किला तेरे को वापस दे देते हैं। तो उसने कह दिया कि साहब अब किला उला खोल लिया, देखो अब तो किला ही में रहा अपन। फिर उसने दोबारा फोन कर काट दिया, फिर दोबारा फोन लगाया। फोन वाला उस जमाने कोई फोन वोन चलते नहीं थे, कहीं तुम साइंस नंबर मांग लो मेरे से भी, बोलो गुरुजी नंबर दे दो उसके, है ना, खत लिखा था उसने। तो उसने दूसरी बार फिर ऑफर दिया, बोले यार देखो मैंने तेरे साथ गलती कर दी, ना इंसाफी कर दी, मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया, तू ऐसे कर, मेड़ता तो ले, और इसके साथ नागौर भी ले ले। क्या ले ले, नागौर। जैसे ऑफर देते हैं ना, लक्ष्य की बट्टी के साथ निरमा की बट्टी फ्री, 2 ऑफर दे दिया। तो इसमें जयमल मेड़तिया एक प्रसिद्ध डायलॉग कहता है, जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, भूख न मेटे मेड़ता, ना मेटे नागौर। या रजवाटी भूख, या रजवाटी भूख ना मिटे, मिटे मरे मिटे चित्तौड़। भूख ना मिटे मेड़ता, और ना मिटे नागौर। या रजवाटी भूख, रजवाटी भूख जानते हो किसे कहते हैं, रजवाटी यानी राजाओं की भूख। राजाओं को भूख होती है मान सम्मान की, वचन की। अगर एक बार वचन दे दिया तो जिंदगी में कभी टूटेगा नहीं, राजा लोग का ये विशेषता होती है। अब पीर फकीरों का क्या होता है, वचन ही तो नहीं होता, वचन की वजह से तो वो मारे जाते हैं। केवल वचन उनका प्रबल नहीं होता ना, वचन पे जो टिकता नहीं वो जिंदगी में आगे चलता भी नहीं। जैसे आपने आज ये कहा, फिर कल मुकर के कुछ और कर दो, परसों कुछ और कर दो, फिर जीवन में तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन राजाओं का जो जितना शक्तिशाली राजाओं का, राजा हरिश्चंद्र, आज पूरी दुनिया उसको क्यों जानती है, कई पीढ़ियों बाद में क्यों जानती है, क्योंकि राजाओं की भूख होती है मान सम्मान और वचन की। एक बार कह दिया तो कह दिया, पूरी जिंदगी न्योछावर है फिर उनकी, ठीक है। तो या रजवाटी भूख मिटा ने मरया मिटे चित्तौड़। मरया मिटे तभी मिटेगी जब मर जाऊंगा, तभी तेरे को चित्तौड़ दूंगा। भूख न मिटे मेड़ता, मेड़ता से मेरी भूख नहीं मिटेगी, और ना मिटे नागौर। ये भूख किसकी है, मान सम्मान और वचन की बात है। तो ये राजाओं की जो वचन होता है ना, वो बहुत प्रबल होता है,
और मर जाते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो जितना बड़ा आप वचन का पालन करते हो ना, तो उतनी आपके अंदर दृढ़ता और आप एक साहसी व्यक्ति बन के उभरते हो इतिहास में। तो जयमल मेड़ता ने जब ये कह दिया तो बार बार वो उधर आक्रमण कर रहा है और जयमल मेड़ते एकदम दुखी हो रहा है, पैर इधर फट रहा है। तो इसने फोन किया अपने भतीजे को जिसका नाम था कल्ला राठौड़। कौन सा राठौड़? कल्ला राठौड़ अभी शादी करने के लिए गया था और शादी करने के लिए फेरों में बैठा ही था। उधर फोन आ गया चाचा जी का। बोला क्या कर रहा है? बोला कि चाचा जी मैं तो फेरे वेरे कर रहा हूँ। बोला फेरा हो रहा बाद में, पहले इधर आ, तेरी जरूरत कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के किले में। अब बताओ, बीच में फेरे चल रहे हैं और किसका फोन आ गया? चाचा जी का। अब बताओ, काका जी का फोन आएगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। रस उसको कह दिया, उसका विवाह कृष्णा कुमारी से हो रहा था रणहेला गांव में। उसने कहा कि मैं देख वापस लौट के आऊंगा। वो गाना यहीं पे आया था पहली बार, वापस लौट के आऊंगा मेरा वादा है। ये कह के वहां से रवाना हो जाता है। तू यहीं रहना। जो जंगोड़ा का जाड़ जोड़ा था उसे वहीं पे रख दिया, बोला यहीं पे इसको हिलाना मत, अभी आया अभी गया अभी आया। ये कोई वो थोड़ी है, ताजमहल थोड़ी है 2 मिनट में देख के आगे। वहां चित्तौड़गढ़ के किले में जा रहे हो तो चित्तौड़गढ़ के किले के चारों तरफ ये लो, ये अकबर बाबा बैठा है, बाबा जी बैठा है यहाँ पे, ताऊ जी। अब अंदर घुसे कैसे घुसे? तो उन्होंने किले का दरवाजा खोला और उधर उन्होंने फोन कर दिया, हाँ इधर से आ रहा हूं मैं। उधर उन्होंने सैनिकों ने इसके चारों तरफ वो बनाया, रास्ता बनाया और फिर इसके अंदर से घुस गया। 100 200 500 तो वहीं मर गए। 2-3 हजार आदमियों को लेके आया था, आधे तो वहीं पे मर गए उसको अंदर घुसाने के चक्कर में। और अंदर घुस जाता है। अब अंदर घुस जाता है, बोला क्या बात हुई? बोला पक्को तोड़ दिया, अभी इलाज कर देते हैं अपने। और उन्होंने वहां पे 1568 में 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले का तीसरा साका होता है। चित्तौड़ के किले का तीसरा साका में मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता देता हूं। एक इनवॉइस को साफ कर देता हूं। 30 फरवरी 1568 चित्तौड़ का तीसरा साका। तीसरा साका में देखो, एक तो होता है केसरिया, दूसरा क्या होता है? जौहर। केसरिया में तो ये होता है कि पुरुष जो है वो केसरिया बाना का पहनकर, केसरिया बाना पहनकर और शत्रु पर टूट पड़ते हैं। केसरिया रंग का कपड़ा पहन के और किस पर टूट पड़ते हैं? शत्रु पर, या तो मारेंगे या मिट जाएंगे। और जौहर में सत्यत्व की रक्षा के लिए, सत्यत्व की रक्षा हेतु पति की निशानी के साथ, पति की निशानी के साथ चिता में प्रवेश, किस में प्रवेश कर जाती है? चिता। महिलाएं क्या करती है? पहले तो एक मनोटन काटा जाता है ईंधन, फिर उसे एक अग्निकुंड तैयार किया जाता है। एक पूरे के पूरे कुएं को भर देते हैं अग्निकुंड से, एकदम तैयार करते हैं, अंगारे तैयार हो जाते हैं। फिर महिलाएं अपने पति के छापे लेते हैं हाथ पे, मेहंदी के छापे, और हाथ में लेके और फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गाने के साथ किस में जौहर कर लेती है? अग्निकुंड में क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। उनको पता है कि अगर अपन बच गए यहाँ पे, अगर अपन बच जाएंगे तो अपने दासी बन जाएंगे और अपने सत्यत्व की रक्षा नहीं हो सकी, तो अपने सत्यत्व की रक्षा के लिए जौहर का अनूठा उदाहरण मिलता है। तो जौहर का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? फूल कंवर ने। किसने किया था? फूल कंवर किसकी पत्नी थी? पत्ता सिसोदिया, ये अपने नाम पे था, फतेह सिंह सिसोदिया, ठीक है, पत्ता की पत्नी। इसने 700 महिलाओं के साथ जौहर किया। कितने महिलाओं के साथ जौहर किया? पद्मिनी ने कितने महिलाओं के साथ किया था? 1600 महिलाओं के साथ। अच्छा, केसरिया, केसरिया बताओ किस किसने किया? जयमल। दूसरा कौन था? पत्ता जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़। तो जयमल मेड़तिया तो चल नहीं सकता, तो उसका पैर फट रहा था। तो ऐसी स्थिति में कल्ला राठौड़ जो इसका भतीजा था वो उसे अपने कंधों पे उठा लेता है, कंधे पे बैठ जाता है
और 2 हाथ तो जयमल के और 2 हाथ किसके, कल्ला के। तो कल्ला को 4 हाथों वाला लोक देवता के रूप में जाना जाता है, 4 हाथों वाले देवता। ठीक है, कल्ला राठौड़ इतना जबरदस्त युद्ध करता है, आगे से तो वो मारता है, पीछे से चाचा जी मारता है और घूम घूम के चारों तरफ मारते हैं, इतना कोहराम मचा देते हैं। तो ये वहीं पे मरते हैं, पत्ता सिसोदिया। इनकी देखो स्मारक भी बने हैं 2-3 जगह। एक तो इनकी छतरी बनी है जहाँ पे मरे थे हनुमान पोल के पास, इनकी छतरी बनी है, और इनकी भैरव पोल और राम पोल के मध्य इनकी छतरी बनी है, इन दोनों की, चाचा भतीजों की। दूसरा, इस जब ये अकबर से युद्ध करते हैं तो ये अकबर बड़ा खुश हुआ, और अकबर ने खुश होके इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां लगाई। कहां पे लगाई? आगरा के किले में। कहां पे लगाई? आगरा किले के बाहर लगाई। बोला यार ये तो आदमी खतरनाक है, आदमी शत्रु चाहे वो कितना ही हो, लेकिन आगरा किले के बाहर गजारूढ़, गजारूढ़ यानी हाथी के ऊपर बैठा के इनकी मूर्तियां लगा दी, बहुत जबरदस्त तरीके की। तो एक तो ये याद रखना, हालांकि ये मूर्तियों को औरंगजेब ने हटा दिया था बाद में। किसने हटा दिया था? औरंगजेब ने हटा दिया था, अभी नहीं है वर्तमान में। और दूसरी, इनकी जो मूर्तियां हैं, सामान्य मूर्ति लगी है, वो लगी है किसके? बीकानेर के जूनागढ़ के, बीकानेर के जूनागढ़ किले में इनकी मूर्तियां लगी है। तो 2 जगह इनकी मूर्तियां लगी हुई, एक तो बीकानेर के जूनागढ़ किले में, और एक कहाँ पे लगी थी? आगरा किले में। तो इनको हटा दिया है। ठीक है, और वैसे मैंने बता दिया चित्तौड़गढ़ के किले में भैरव पोल, राम पोल, हनुमान पोल, ये पोल है ना, ये दरवाजों के नाम है। कुल मिला के 7 पोल है, 7 दरवाजे हैं चित्तौड़गढ़ के किले। पांडव पोल, जोड़ला पोल, इनका नाम सुना होगा आपने। तो ये 7 किलो के जो दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर एक आदमी खड़े रहते थे, मैन। तो वो युद्ध करते हुए जहां जहां मरे, जहां जहां पड़े, वहीं उनका स्मारक बन गया। कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ का जो मुंड था वो यहीं पे कट के पड़ जाता है, और उसने वादा दे के आया था पत्नी को कि मैं वापस लौट के मेरा इंतजार। वो बेचारी बाढ़ देख रही, और वो मुंडी वहीं पे कट के पड़ गई। अब बताओ वचन निभाएगा कि नहीं निभाएगा? ऐसे कहते हैं कल्ला राठौड़ यहां से रानेला 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, और 40 किलोमीटर धड़ बिना सर के गया था, और रानेला में सिद्ध पीठ है कल्ला राठौड़ की। और अपनी पत्नी के पास गया, और पत्नी देखा, फिर वो माथो कड़े बुलाया, बोलो माथो तो बड़ी नहीं रह गो दिखे चित्तौड़गढ़ में। और वहां उसकी सबसे बड़ी सिद्ध पीठ बनी है, अफीम और केसर भी चढ़ाई जाती है। कल्ला राठौड़ 4 भुजा वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, तो ये जीवन का इतना बड़ा विभत्स घटना था अकबर के, कि अकबर के बहुत लोगों को नुकसान हुआ। अकबर इस बात से बड़ा हताहत हुआ कि यार ये 2 छोरे, काल का छोरा जाना अपा दिया जब पहली, और इन्होंने अपनी ऐसी तैसी कर दी। तो इसने 30,000 लोगों का कत्लेआम कराया। कितने लोगों का कत्लेआम किया? देखो 30,000 लोगों का कत्लेआम करा दिया। इनका कोई दोष नहीं था, बस वैसे ही मरवा दिया। बोले थारो दोष ये कि थी चित्तौड़गढ़ किला में छाई क्यों, किसी महाराज फिर कड़े जाता। वह सापरा के आदमी तो सापरा में रहेंगे, बोले जाते कहाँ में, उसको मरवा दिया सबको, निर्दोष। ये अकबर के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। और जो ये जौहर था, इस जौहर का आंखों देखा विवरण जो है अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है। अबुल फजल ने किसने लिखा है? अबुल फजल यहां पे उपस्थित था। मतलब मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोनौत नैनसी को। किसको कहा जाता है? मोनौत नैनसी को मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद में चित्तौड़गढ़ किसके अधीन हो गया? अकबर के अधीन हो गया। चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, और इसकी राजधानी जो थी, उदय सिंह की राजधानी, वो बन जाती है गोगुंदा। क्या बन जाती है? गोगुंदा। गोगुंदा अपनी नई राजधानी बना लेता है। उदयपुर पे भी अधिकार कर लेते हैं, और चित्तौड़गढ़ पर भी क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। गोगुंदा को राजधानी बना रहता है, गोगुंदा में रहता है। और 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही होली के दिन, किस दिन? होली के दिन किसकी मृत्यु हो जाती है? उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है।
ठीक, उदय सिंह की मृत्यु होती है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, एक प्रश्न तो ये कि कौन से शासक की मृत्यु होली के दिन हुई थी? उदय सिंह। दूसरा, 30 जनवरी 1528 को किसकी मृत्यु हुई थी? राणा सांगा की। किसकी मृत्यु हुई थी? राणा सांगा की। तो 2-3 मृत्यु तो आपको याद रखनी है। पहले मैंने आप 30 जनवरी 1528 राणा सांगा में लिखा दिया था। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी भी शहीद हुए थे इसी दिन, ठीक है, तो इसलिए ये डेट याद रखना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब इसकी जो छतरी है, समाधि है, वो गोगुंदा में बनी है। किसकी? उदय सिंह की। तो उदय सिंह का जो पूरा जीवन चक्र है वो इसमें है। इसके बारे में, इनके 20 रानियां थी और कितने पुत्र थे? 25। तो 20-25 का तो अध्ययन नहीं करते, लेकिन 2-3 जो मैन है उनके बारे में बता देता हूं मैं। एक तो सबसे बड़ी रानी थी जिसका नाम था जयंताबाई। कौन सी बाई? और जयंताबाई के बड़े पुत्र का क्या नाम था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। दूसरा, इसकी पत्नी का नाम था सज्जनाबाई। कौन सी बाई? और इनके जो बेटा हुआ था उसका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? ये शक्ति सिंह वो है जिसने महाराणा प्रताप को घोड़ा देके उसकी जान बचाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। याद आ गया ना? हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो गया था तो उसको उसके भाई ने रक्षा की थी, शक्ति सिंह। वो किसका पुत्र था? और शक्ति सिंह के वंशज कहलाते हैं सक्तावत। क्या कहलाते हैं? सक्तावत। शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाते हैं? सक्ता। और तीसरी पत्नी थी भटियाणी रानी धीरबाई। भटियाणी रानी धीरबाई। और इसके पुत्र का नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। और खूब पत्नियां थी, अभी मैंने कुंवर बताया, रेखे बताया, समझ आ गया? तो और इसके खूब पुत्र थे, सागर, ऐसे काफी पुत्र थे इसके, 25 पुत्र थे। पर ये मैं बता रहा हूं मैं। अब इनकी कहानी आगे चलेगी। तो उदय सिंह ने क्या किया कि सबसे बड़ी रानी महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र की जगह उसने छोटी रानी भटियाणी रानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को क्या अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जबकि जगमाल क्या था? छोटा। और राजा किसको घोषित कर दिया? जगमाल को। अब जगमाल को घोषित कर दिया तो यहां पे अब देखो क्या होता है। इसको अपन महाराणा प्रताप में पढ़ लेंगे, ये यहीं तक कर दो, जगमाल तक, फिर आगे देख लेंगे। इसको उतार लो।